नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पाठ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले जितने भी परीक्षाएं आपकी बिहार बोर्ड की हुई हैं उसमें यह प्रश्न जो है वह काफ़ी बार रिपीटेड है। तो हम उन्हीं सभी प्रश्नों को आपके लिए आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपसे यह वादा किया था कि आज से लक्ष्य क्रैश कोर्स आपका प्रारंभ हो जाएगा और हमने आपको बताया था कि हम मैथ की तैयारी कैसे करेंगे कि चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं तथा बिहार बोर्ड की परीक्षा जो 2026 में होने वाली है उसमें जो आने की संभावनाएं हैं, हम उन्हीं सभी प्रश्नों को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। चलिए साथियों, हम जितनी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे आप बिल्कुल उतने ही अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयत्न कीजिएगा और सभी प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से मतलब लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो चैप्टर का नाम आपका हम बता दिए, चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या और प्रश्न नंबर 1 है, कहा जा रहा है कि 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि साथियों, आज का यह जो क्लास है इसमें सर्वप्रथम जो प्रमुख प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है कि 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो साथियों, महत्तम समापवर्तक का अर्थ होता है HCF, यानी कि जो आप HCF पढ़े होंगे उसी को हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो मूल रूप से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। देखिए साथियों, यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। तो हम देखेंगे कि 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप जानते हैं कि 225 जो है वह एक बड़ी संख्या है और 135 जो है वह छोटी संख्या है। तो साथियों, जो बड़ी संख्या रहती है ना हम उसे ए बोलते हैं, ए का मान देंगे और जो छोटी संख्या है उसको हम लोग बी का मान देंगे। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब फॉर्मूला है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है। तो ए का मान हमने 225 रखा है और बी का मान हमने 135। अब देखिए, आप चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बात एक ही है। तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप साथियों इस फॉर्मूला को आप बीच में लिख करके इसको घेर दीजिएगा अच्छी तरीके से। जब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे साथियों हम लोग a को बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। यानी कि यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फॉर्मूला है वह होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो साथियों यह आपका फॉर्मूला हो गया। अब आइए इसको हल करते हैं। हमने ए का मान जो है वह 225 यहाँ पे ले रखा है तो 225 लिख देंगे और बी का मान हमने 135 ले रखा है तो 135 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ चूंकि ए बराबर बी है, ए बराबर बी हमने लिख दिया, फिर क्यू बोला जा रहा है। अब आइए साथियों हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमें HCF निकालना है, तो HCF आप तो इसी प्रकार से निकालते हैं, 135 है और इसको 225 से इस प्रकार से HCF निकालते हैं।
तो 135 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि 225 आ जाए या 225 के नज़दीक आ जाए। तो 135 के पहाड़ा में तो 225 नहीं आता है, लेकिन 135 एकम 135 होता है। ठीक है, यानी कि हम इसके नज़दीक आ गए। यानी कि इसके बाद 135 दूनी तो हो जाएगा वह 270। ठीक है, तो 225 से वह ज़्यादा हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना जी, 90। तो यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 135, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है, तो भागफल आपका कितना आया है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। और शेषफल आपका कितना आया है 90, तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। आशा करता हूँ आप बेहतर तरीके से इसे समझे होंगे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो r का मान है, यानी कि जो शेषफल का मान है वह 0 के बराबर नहीं है, यानी कि यह प्रक्रिया भी आगे तक चलने वाली है। अब यहाँ पे जो 135 था हम इसे फिर a का मान देंगे, चूंकि 135 में और ये वाला जो है इसमें सबसे बड़ा जो है, या हमें हल करना है 135 को ही। ठीक है, बराबर। अब 135 हो गया, अब इसे हम फिर से हल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 90 है। ठीक है, और यहाँ पे 135। अब 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 135 के नज़दीक आ जाए, तो 90 एकम 90 पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे शेषफल बचेगा 45। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखिए भागफल आ रहा है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस 45 यहाँ पे शेषफल। फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे और इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे तो 45 गुणे 2 प्लस 0। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो r का मान है वह 0 के बराबर आ चुका है, इसलिए HCF जो है वह 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम यह आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को काफ़ी बेहतर तरीके से समझे होंगे। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। साथियों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझते हैं। हल लिखेंगे और लिखेंगे कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जहाँ पे हम लोग जानते हैं a बराबर BQ+R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और अगर हम लोग b के जगह 6 रखते हैं, यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं 6q+1 6q+3 6q+5, यानी कि b के स्थान पर, भाजक के स्थान पर हम लोग क्या रखे हैं 6, तो a बराबर 6q+R आ रहा है। जहाँ पे अगर हम लोग r का मान 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें और 5 रखें, तो r का मान अगर हम लोग रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस r का मान अगर 0 रखा गया है तो 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ पे 6q होगा। वैसे यहाँ पे 1 रखा गया है, 2 रखा गया है, 3 रखा गया है, 4 रखा गया है और 5 रखा गया है। चूँकि हम यह अच्छी तरीके से जान गए हैं कि a एक विषम पूर्णांक है, यानी कि आप सभी यह जान गए कि 1 जो है, 3 जो है, 5 जो है, यह विषम पूर्णांक है। तो a बराबर 6q+1, फिर a बराबर 6q+3, फिर a बराबर 6q+5। देखिए, तो हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, यहाँ पे आप इसको इरेज कर लीजिएगा, चूंकि प्रश्न में था 6q+1 6q+3 और 6q+5, तो हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए आपका तीसरा प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए अब इसके उत्तर को समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम तो यह लिखेंगे कि परेड में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। और एक टुकड़ी में मार्च करने वाली सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। यानी कि आपने यह जाना है कि 616 जो है सदस्य है और एक टुकड़ी में कितने सदस्य मार्च करने वाले हैं, 32। यानी कि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वह किसकी है, 616 की, तो इसे हम ए मान लेंगे। और छोटी संख्या है 32 की, तो हम इसे बी मान लेंगे। चूंकि ए बड़ा है बी से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बड़ा है ए, तो उसके जगह पे 616 लिखेंगे और बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 32। तो साथियों अभी हम आपको बताए कि अगर आप लोग 32 से 616 में एचसीएफ इसका निकालते हैं तो 19 बार में अगर इसका पहाड़ा पढ़िएगा ना तो आप उसके करीब में पहुंच सकते हैं। यानी कि आप 32 का पहाड़ा जो है 19 बार पढ़ते हैं तो आपको प्राप्त क्या होते हैं, 608। ठीक है, और यह जो 608 प्राप्त हुए, अगर इसका आप घटाव करेंगे तो 616 में से 608 घटेगा तो 8 बचेगा आपका शेषफल। तो 32 गुणे 19 प्लस 8 लिख लिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। 32 बराबर अब यह 8 है, 8 से हम लोग इसको फिर डिविजिबल करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 है, 8 चौका हो जाएगा 32। ठीक है, यह कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि शेषफल आपका कितना आ गया, 0, आर का मान 0। तो एचसीएफ जो होगा 616 और 32 का वह क्या हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर 8 सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए आपका 4 नंबर प्रश्न है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सर्वप्रथम आप अभाज्य गुणनखंड जानते ही होंगे, तो 156 को इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इसको कटाना प्रारंभ करेंगे। तो 2 सत्ते 14 और एक हारसिल बच गया तो आ गया 6 के पास, तो 2 अठे 16 कट गया। फिर 2 तिहाई 6, एक आ गया यहाँ पे 2 नवा 18। फिर 3 से कटाएंगे, चूंकि 2 से अब 39 कटने वाला नहीं है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और 13 जो है वह केवल 13 से ही कट सकता है, तो 13 एकम 13। यानी कि हमने यह जाना कि 156 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 करने पे आएगा, यानी 13 तिहाई 39, 39 दूनी 78 और 78 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। तो आप साथियों यहाँ पे एक कॉमन बात देख रहे हैं, 2 2 बार है तो हम इसको 2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पे हो गया, 13 यहाँ पे हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए आपका 5 नंबर प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो सर्वप्रथम साथियों में क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है, और हमें यह भी जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी कि जो अभी हमारा संख्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में 26 और 91, इन संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है कि नहीं। तो प्रश्न आपका 26 और 91 है, तो हल लिखेंगे और इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। तो 26 यहाँ पे लिख दिए, अब इसको कटाएंगे तो 2 13 दूनी 26 हो गया और 13 एकम 13। और 91 को 7 का पहाड़ा अगर 13 बार पढ़ते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पे 2 आ गया, 7 त्रिका 21, और 13 तो जानते हैं खुद ही से कटेगा, तो 13 एकम 13। यानी कि हमने जाना कि जब हमने 26 को कटाया तो 2 गुणे 13 और 91 को कटाया तो 7 गुणे 13। आप देख पा रहे होंगे साथियों कि इन दोनों में, यानी कि 26 और 91 को कटाने पे हमें जो है वह 13 दोनों में दिखाई दे रहा है। यानी कि एक ही प्रकार की जब संख्या दोनों में है तो यानी कि एचसीएफ भी वही होता है। तो एचसीएफ होगा आपका 26 और 91 का कॉमन संख्या कितना है, 13। तो 13 आपका क्या हो जाएगा,
HCF आपका हो गया 13 और एलसीएम 26 और 91 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह 2 है तो 2 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे और एक कॉमन संख्या को ले लेंगे 13। 13 सत्ते 91 होता है, 91 दूनी 182, यानी कि हमें 26 और 91 का एचसीएफ भी प्राप्त हो चुका है और 26 और 91 का एलसीएम भी प्राप्त हो चुका है। अब आइए इसका जांच करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, यही तो हमें जांचना था और जांच करने की यही विधि है। दो संख्या कौन थे हमारे, 26 और 91 थे और हमारा एचसीएफ कितना आया था, देख सकते हैं एचसीएफ आपका आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। तो जब आप सभी 26 और 91 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 यानी कि 2366 आएंगे और 13 और 182 का भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 ही आएंगे। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। यह आपका क्या हो गया जी, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग आपके 6 नंबर प्रश्न को अच्छी तरीके से समझते हैं और 6 नंबर तक ही प्रश्न को रहने देंगे और बाकी जितने भी प्रश्न हैं, चूँकि हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसा कि हमने यह पिछले वीडियो में भी देखा, यह भी अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हुए हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ही करना है। तो प्रश्न है हमारा 12 है, 15 है और 21 है, तो इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 15 का 3 पच्ची 15, 5 एकम 5 और 21 का 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब आइए हमने यह देखा कि 12 को जब हमने हल किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 आए, यानी कि 2 को यहाँ पे 2 बार में है तो हम 2 स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। और 15 इसको हमने हल किया तो 3 गुणे 5 आया यानी 3 पच्ची 15 और 21 को हमने जब सॉल्व किया तो 3 गुणे 7 आया। आप यहाँ पे एक कॉमन बात देखिए कि इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि तीनों संख्याओं में तीनों को हल करने में हमें 3 प्राप्त हुआ है। तो एचसीएफ हमारा 12, 15 तथा 21 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे 2 बार 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक 3 जो कॉमन था उसको ले लिए और 5 गुणे 7, जब आप इसको हल कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे स्क्वायर करने पे और 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60 और 60 में जब 7 से गुणा कीजिएगा तो 60 गुणे 7 यानी कि 6 सत्ते 42, 420 आपका आंसर एलसीएम आ जाएगा। यानी कि अभी आपने जाना कि 12, 15 तथा 21 का जो एलसीएम हुआ वह 420 हुआ। तो साथियों आज हम इतने ही प्रश्नों को रहने दे रहे हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न तक। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस चैप्टर में महत्वपूर्ण। तो जो भी हमने आपसे यह वादा किया है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस बार की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न रहेंगे ही, तो हम उन्हीं प्रश्नों को चुन चुन करके लाए हैं। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ।